अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीब रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जो गुफ्तगू होगी उन मौज़ूआत पर एक नज़र डालने पहले तो फिर बात आगे बढ़ेगी। कराची के हालात ठीक करने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। वजीर आजम डॉक्टर फारूक सत्तार से काबीना के इजलास में शिरकत की दावत वापस। MQM की टारगेटेड ऑपरेशन की हमायत। पाकिस्तान में बनने वाले पहले PNS असलत ब्रिगेड की शमूलियत से पाकिस्तान नेवी और भी मजबूत। आटा महंगे से महंगा, 20 किलो थैले की कीमत 800 रुपए तक पहुंचेगी। सिंध के 2 कौमी और 1 सूबाई हलके का वोटर ऑडिट का आगाज। जी, सबसे पहली खबर कराची और कराची में वज़ीर आज़म मौजूद हैं। उनकी जारी मुशावरत जो सियासी जमातों से शामी साहब ख़त्म हो चुकी है। हाँ, ये तो एक मरहला था ना जी कि सारी सियासी जमातों से मिलकर बैठे और माशाअल्लाह सियासी जमातें जो हैं वो भी हमारी मजहबी जमातों की तरह हैं। अच्छा, गुफ्तगू जो है उसमें तो माशाअल्लाह ऐसे ज़मीन आसमान के कलाबे मिलेंगे और ऐसे खुशनुमा बातें होंगी और हर शख्स जो है वो दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएगा, ये समझेगा। ठीक है। और हर शख्स की आस्तीन में कुछ ना कुछ होगा। लेकिन शामी साहब, आज फारूक सत्तार साहब वाला इंसिडेंट अजीबो गरीब हो गया। को पहला सेटबैक तो है ना इस पूरी एक्टिविटी के लिए। तो यानी कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाएंगे वो। लेकिन अब देखें, देखिए हाइप बनी थी जो मुशावरत हुई है जी, उसमें तो MQM के नुमाइंदे मौजूद थे बिल्कुल। और फिर MQM के नुमाइंदे तो हुकूमत के अंदर यानी 24 घंटे मौजूद हैं। ठीक है, इशरतुल आबाद साहब जो हैं बिल्कुल। गवर्नर हाउस में ही तो ये मुशावरत हुई है सारी, जी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे। और मेरा ख्याल कैबिनेट मीटिंग में भी गवर्नर साहब मौजूद होंगे। जी तो बिल्कुल फिर MQM की नुमाइंदगी तो मौजूद है। जी अब फारूक सत्तार साहब जो हैं उनको दावत दे दी गई थी, पहले जरा जज्बाती होकर मेरा ख्याल है कि वो भी तशरीफ ले आए। ठीक है। तो कायम अली शाह साहब ने शर्जील मेमन का नाम भिजवा दिया, हालांकि तो वजीर इत्तलात है। तो भाई उन्होंने कहा भाई इनको भी मौका दे दिया जाए, ये भी मुआवनत कर ले मेरी। जी तो अभी शर्जील मेमन साहब का तो फैसला नहीं हुआ कि वो जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन फारूक सत्तार साहब से दावतनामा वापस ले लिया गया। उसकी वजह यह है, देखिए, एक तो जो शख्स कैबिनेट मीटिंग में आता है उसे हलफ उठाना होता है ना, राजदारी का हलफ उठाया होता है उसने। पासदारी ना हो या हो ये बात की बात है। ठीक है। तो फारूक सत्तार साहब जो थे उन्होंने हलफ नहीं उठाया हुआ राजदारी का, जी और कई हलकों की तरफ से एतराज भी होगा। खुर्शीद शाह जो हैं उन्होंने ये बड़ा वैलिड एतराज किया इस बात पर कि इसको एक इंतजामी मामला रहने दिया जाए, कराची के मामले को, इसे पॉलिटिसाइज ना किया जाए, इसे सियासी मामला ना बनाया जाए। वो तो ऑलरेडी है वैसे। वो होता रहे। अच्छा। आपने जो डील करना है, देखिए फारूक सत्तार साहब एक सियासी रहनुमा है, जी तो इसलिए उन्होंने कहा जनाब आप 1-on-1 मुलाकात कर ले वजीर आजम से। जी ये भी हो सकता था कि कैबिनेट को जब उनको दावतनामा दे दिया गया था तो फिर वो मौजूद रहते, उनको बुला लिया जाता, 10 मिनट उनकी गुफ्तगू सुनी जाती और उनसे इजाजत ले ली जाती, फिर कैबिनेट की फॉर्मल मीटिंग शुरू हो जाती। अच्छा, वैसे शामी साहब, उन्हें बुलाना गलती था या उन्हें ना आने देना गलती है? देखिए, बुलाना भी गलत था अच्छा और ना आने देना भी गलत है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि अगर बुला लिया था तो फिर एक इनफॉर्मल मीटिंग में उनकी बात सुन ली जाती। ठीक। देखिए, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जब आप किसी शख्स को दावत देते हैं और फिर वो वापस लेते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं होती, वो इसमें अपनी सुबकी महसूस करता है। ठीक बात। तो हमें ये बात, ये जो नज़ाकतें हैं ना हमारे मुआशरे में, अल्लाह के फजल करम से हमारे सियासी रहनुमाओं ने,
हमारे मजहबी रहनुमा ने और खुद हमारे मीडिया के रहनुमा ने ये तमाम तकल्लुफात खत्म करती है। ठीक। और मैं तो बार बार अर्ज करता हूं कि मेरे तो घुट्टी में पड़े हुए हैं आदाब। मेरे वालिद साहब जो थे मरहूम, उन्होंने कभी तू करके बुलाया ही नहीं हमें। पंजाबी घरानों में ऐसा होता ही नहीं है। ठीक। वो हमेशा तुसी करके बुलाते थे, आप करके बुलाते थे। और मैं भी अपने बच्चों को हमेशा साहब करके पुकारता हूं, ठीक, बचपन से लेके। तो इसलिए इसका मतलब है सियासतदानों के वालिदैन ये इस बात का ख्याल नहीं रखते। उनका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, ये आदाब बहुत जरूरी है। जब नवाज शरीफ साहब नए नए सियासत में आए थे और उन्होंने 1985 का इंतखाब लड़ा था, तो उनके हर जो बैनर पे लिखा होता था शराफत की सियासत, वाह, यानी शराफत की सियासत के वो अलंबरदार थे। ठीक। तो शराफत में आदाब बड़ी अहमियत रखते हैं। भाई एक शख्स जो है उनको आपने बुला लिया, बिल्कुल, बुलाने के बाद एहसास हुआ गलत हो गए, तो फिर उसका एक तरीका यह है कि आप एक इनफॉर्मल मीटिंग पहले 10 मिनट कर लें, 15 मिनट उनकी बात सुन लें और फिर उसके बाद फॉर्मल मीटिंग कर लें। बात यानी देखिए सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। शामी साहब, लेकिन अब जो मसला जो वजीर आजम कह रहे हैं कि पूरी कुव्वत हमें इस्तेमाल करना होगी कराची में, देखिए बात यह है कि कुव्वत तो इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है, लेकिन असल बात यह है कि कुव्वत कौन इस्तेमाल करेगा और कहां इस्तेमाल होगी। ठीक। एक बड़ा मशहूर एक लतीफ़ा है कि एक अमेरिका में एक शख्स की जो गाड़ी थी ना, उसके बोनट पे डेंट पड़ गया। अच्छा। और वो किसी मैकेनिक के पास गया कि ये गाड़ी मेरी ठीक कर दो। उसने कहा मैं $10 लूंगा। ठीक। उसने कहा अच्छा ठीक है कर दो, कोई बात नहीं। $10 उसने जब लिए तो एक हथौड़ी पीछे से मारी जी, उसके बोनट पर, वो बोनट जो ठीक हो गया, एक ही हथौड़ी, एक ही जर्ब में। अच्छा। उसको बड़ा गुस्सा आया कार वाले को। उसने उससे पूछा कि ये अजीब आदमी, एक जर्ब के $10 ले लिए मुझसे आपने, ये भी कोई हद है शराफत की। उसने कहा नहीं, मैंने जर्ब लगाने के सिर्फ $1 लिया, अच्छा। $1। $9 इस बात के लिए हैं कि सही जगह लगाइए। ठीक। ठीक है ना। तो सिर्फ कुव्वत का इस्तेमाल नहीं होता जरूरी, कुव्वत कहां इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है और किसने इस्तेमाल करनी है, ठीक। ये है बुनियादी बात। और जब हम कहते हैं ना कि फौज को इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व ना किया जाए, तो फौज की इज्जत की वजह से कहते हैं जी। और फिर इंटेलिजेंस जो है। शाम साहब एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, तो एक ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी कराची के हवाले से। शाम साहब, अभी कराची का जो मसला है ना, इसमें सबसे अहम बात यह है कि अब यह कोई गुरूही मसला नहीं है। अच्छा। ना कोई जमाती मसला है। ठीक है। एक जमात जो है दूसरी जमात के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहती है, एक जमात खौफजदा है, दूसरी जमात कोई सियासी माइलेज लेना चाहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन फैक्ट तो यह है कि वहां पे किसी जमात को बरतरी हासिल है सियासी तौर पे। जो भी हो, इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मिलकर बैठी हुई हैं और ये कोई खुफिया ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये बाहमी मशवरे के साथ एक कार्रवाई हो रही है और एक टारगेटेड कार्रवाई होगी। देखिए इंटेलिजेंस जो है उसकी वो भी आपको होनी चाहिए ठीक जी। और उसके बाद जैसे ये ड्रोन हमला होता है ना, जी जी, तो ये वही जहां टारगेट होता है, मतलूब मामला होता है, शख्स बैठे होते हैं, वहीं ये आगे गिरता है। ठीक है। तो मिसाइल जो है जी, इसी तरीके से जहां ऐसे अनासर मौजूद हों, जहां ऐसी कार्रवाई हो रही हो, जो लोग जिम्मेदार हों, उन तक पहुंचना चाहिए। इस तरह का ऑपरेशन जो है ना, उसमें इंटेलिजेंस की बड़ी अहमियत है। और अगर कोई ऐसे अनासिर कहें या अल्टीमेटली ये डिस्कवर हो कि इनका फलां पार्टी से ताल्लुक है या फलां पार्टी उनकी सपोर्ट पे आ जाए, तो फिर हम क्या करें? होता रहे, क्योंकि जब खुली कार्रवाई हो रही होगी, शवाहिद पेश किए जाएंगे, आइए जनाब जो एतराज़ है बताइए। जी। असल बात यह कि इसका एक अगला हिस्सा है कि अदलिया को भी दुरुस्त करना होगा कि और पुलिस को भी, इन्वेस्टिगेट करने वालों को भी मुकदमे ठीक तरीके से बने, ठीक तरीके से फैसला हो। तो ये एक पैकेज है और अगर कंसेंसस के साथ सारे मामला तय पा जाएं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। शम्स साहब, इस हवाले से मैं बिफोर वी गो फॉरवर्ड
क्या अब वो जो पॉलिटिकल विल आप बात करते हैं कि पॉलिटिकल विल चाहिए इस तरह के मामलों को ठीक करने की, वो बिल्ड होती नजर आ रही है? बिल्ड हो रही है। अच्छा, क्योंकि देखिए नवाज शरीफ साहब में खसूसियत है, वो जिस बात का तहैया कर लेते हैं वो कर गुजरते हैं। ठीक। अब इस दफ़ा एहतियात भी काफ़ी हो रही है। अच्छा। देखिए उनके, अगर आप माजी में देखें, आप इख्तलाफ करें इक़दामात से या इत्तफाक करें, उन्होंने जब हकीम मोहम्मद सईद साहब का सान्या हुआ जी। और उन पर हमला किया गया, उसके बाद जो उन्होंने कार्रवाई की उसमें अपनी मुस्लिम लीग नून के साथ MQM जो थी वो शरीक इक़्तिदार थी। बिल्कुल। और मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला थे लियाकत जतोई साहब। तो मुस्लिम लीग नून की और MQM की जो कोलिशन थी उसको ख़त्म किया गया। ठीक। और एक गवर्नर राज एक तरह से लगा के और कार्रवाई की गई। उसके आप उससे नताइज क्या निकले, हाँ। दुरुस्त निकले, सही निकले, ये और बात। तो ये इस वक्त तो बड़ा सोच विचार से काम लिया जा रहा है, बड़ी एहतियाती तदाबीर की जा रही है। और एक वजारत दाखिला जो है वो बड़े ज़ीरक जो सियासतदान है उनके पास है। तो और जो अदारे हैं, जी फौज जो है, इंटेलिजेंस हमारी जो है, ISI है, MI है, IB है, सब जो है वो एक पेज पर नजर आ रहे हैं। ठीक। शम साहब, आज कराची में एक और बात भी हुई, वो है नेवी में एक नए फ्रिगेट का इजाफा, और उस पर भी वजीर आजम ही गए। देखिए नेवी हमारी जो है जी, इसकी ताकत में इजाफा हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। नेवी के पास भी एक बड़ी लंबी सरहद है। देखिए हमारी जो साहिल है जी, वो 1000 किलोमीटर का साहिल तो होगा ना। बिल्कुल, उससे भी ज्यादा। पाकिस्तान एक, उसका हर तरफ बॉर्डर ही बॉर्डर है। ठीक बात है। आप देखिए जो हमारी सरहद मिलती है इंडिया से वो कितनी लंबी है जी, फिर जो सरहद मिलती है हमारी अफगानिस्तान से, बिल्कुल, वो कहाँ से शुरू होती, कहाँ तक जाती है, और फिर जो हमारी सरहद मिलती बहरा अरब से, हाँ, वो भी आप देखिए वो कितनी लंबी साहिली पट्टी है। बिल्कुल। तो नेवी का जो मैंडेट है ना, वो बहुत बड़ा मैंडेट है। जी, और हमारी नेवी आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को मजबूत किया है। ये नेवी जो थी हमारी, पहले तो जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। ये नेवी जो थी रॉयल नेवी थी उस वक्त कहलाती, बिल्कुल, क्योंकि सल्तनत बरतानिया का हिस्सा थी। जब पाकिस्तान का दस्तूर बना 1956 में, हम रिपब्लिक हुए, तो फिर ये पाकिस्तान नेवी हो गई। बिल्कुल। पहले ये रॉयल नेवी थी। और उस वक्त से आज तक इसमें मजबूती आई है। इसने 65 में भी, अगरचे इसकी कोई ताकत महदूद थी, लेकिन आपको याद होगा दवारका पर, पता नहीं आप तो बड़े छोटे होंगे उस वक्त, लेकिन दवारका पर इसने अटैक किया था, राडार जो था वहाँ, और उसको डैमेज किया था, और बड़ा एक उसके तराने लिखे गए थे। और नेवी जो थी उसने अच्छी परफॉर्मेंस की थी 1965 की जंग। नेग्लेक्टेड फोर्स है हमारी। हाँ, निगलेक्टेड इसलिए ना कि पानियों में रहती है ना। हम जरा जमीन पे चलने फिरने के ज्यादा कायल हैं। ठीक है। मशरकी पाकिस्तान भी उस वक्त तो मशरकी पाकिस्तान भी इसके ज़ेरे नगीन था, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान में भी तो पानी ही पानी है, वहाँ नेवी की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा। और बल्कि ये मुतालबा भी होता रहा शेख मुजीबुर रहमान साहब की तरफ से कि भाई नेवल हेड क्वार्टर जो है ना वो ये होना चाहिए चिटागांग को। बिल्कुल। और ये भी क्योंकि वहाँ ज़्यादा एक उसकी स्ट्रेंथ जो है दरकार है। तो बहरहाल अभी ये 4 फ्रिगेट जो हैं वो चाइना के ताउन से हमारी नेवी में इजाफा हुआ है उनका, और ये चौथा था उस सिलसिले का। शम साहब, इसका नाम बड़ा अजीब है, वो जो गैर मानूस सा नाम है, असलत। असलत तलवार है ना एक। अच्छा। असल में जो हमारे सहाबा कराम थे, और वो एक तलवारों के भी उनके नाम हुआ करते थे, घोड़ों को भी नाम हुआ करते थे, अच्छा, ऊँटनियों को भी नाम हुआ करते थे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको वो एक साहबी है उनकी तलवार का नाम था। और ये अजीब बात है कि जो फ्रिगेट 4 हमने ऐड किए हैं, चारों के नाम जो हैं वो रखे गए तलवार ही की। अच्छा अच्छा। एक है जुल्फकार, ठीक है, एक है शमशीर, बिल्कुल, और एक क्या है सैफ। सैफ। एक सैफ है, बिल्कुल। और चौथा जो है असलत। असलत। हाँ। अब असलत में एक खास किस्म की सितवत भी है, जी बिल्कुल, एक नयापन भी है। हाँ। और एक मुतवज्जो करता है। बाकी 3 नाम तो अंदाजा है कि इनका मतलब तलवार। असलत बिल्कुल पहली बार सुना। ये भी आप तलवार जो है ना जी, उसी के मफहूम में आता है। और ये पाकिस्तान की नेवी जो है चाइना के साथ ताउन के जरिए अब ये मजबूत हो रही है। यहाँ आप देखिए फ्रिगेट बन रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लेकिन हमारे पड़ोस में वो तैयारा बरदार जहाज बन रहे हैं। देखिए पड़ोस तो है, बहुत बड़ा मुल्क है जी, लेकिन हमसे 7 गुना मुल्क है बड़ा, उसके वसाइल ज़्यादा हैं।
हमें कोई पड़ोस पर हमला नहीं करना जो हमारी जरूरत बहुत ज्यादा हो। उनका उनका मुवाजना या मुकाबला चीन से भी रहता है। अच्छा, क्योंकि उनसे 1962 में उनकी ठुकाई चीन से हो चुकी है। ठीक। बल्कि अब तो नई एक किताब छपी है, अभी मुझे वो मुयस्सर नहीं आई, मुझे बताया एक दोस्त ने, शायद इंडिया ही में वो रिपोर्ट छपी कि उससे मालूम हुआ है कि ये जो 1962 में जंग हुई थी ना, जी जी, वो भी उसमें भारत का अमल दखल ज्यादा था। अच्छा। आज तक तो भारत चीन को मुर्दे इल्जाम ठहराता रहा जी, कि चीन ने हमला किया था। मालूम हुआ चीन ने हमला नहीं किया था। अच्छा, ये भारत ही की तरफ से कुछ न कुछ ठीक। पेशदस्ती हुई थी। अच्छा, और उसके नतीजे में जंग छोड़ी। अब वो जंग में ठुकाई हो गई और चीखम दहाड़ जो थी वो सुनी गई वाशिंगटन तक और न्यूयॉर्क तक, और वहां से फिर असले से लाद दिया गया भारत को। जी, तो भारत जो है उसके मामलात और हैं। हमारा मामला दिफा का है, अच्छा, हमारा मामला मुकाबले का नहीं है। ठीक, यानी पाकिस्तान को इस काबिल होना चाहिए कि वो दिफा कर सके अपना। तो पाकिस्तान एक तो एटमी ताकत है, ये जो एक दहशत का तवाज़ुन कायम हो गया अब इंडिया को हमारे दरमियान। और दूसरी बात यह है कि अगर कन्वेंशनल लड़ाई में आपको अपना दिफा करना हो तो अगर 7 गुना 6 गुना भी कम है आपकी ताकत दुश्मन से, जी, तो आप अपना दिफा बखूबी कर सकते हैं। ठीक, अग्रेशन के लिए, जारहियत के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो भारत जो है उसके वसाइल भी ज्यादा हैं, उसके मसाइल भी ज्यादा हैं। जी, ठीक है। अब मसाइल भी कम नहीं है। जी, और अभी उनके यहाँ भी देखिए डॉलर जो है वो गिरता चला जा रहा है, बिल्कुल गिरता स्लिप चला हो जा रहा है उनका रुपया भी। अब 69 रुपए तक पहुंच गया है। बिल्कुल। और हो सकता है जब ये बातें करते करते हमारे 70 रुपए तक पहुंच जाए। तो जी। इसलिए आप घबराए ना। हम अपना बस दिफा करने के लिए और अपनी दुनिया जो है ठीक। उसका महफूज रखने के लिए जितनी ताकत हमें होनी चाहिए वो हम हासिल करते जा रहे हैं। शाह साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। शाह साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो है इस वक्त कराची में 3 हलकों के हवाले से ये बात आ रही है कि वोट का ऑडिट होगा, बैलेट ऑडिट होगा। हाँ, कराची के जो 3 हलके हैं, एक NA 256 है, NA 258 है जी, और ये क्या है, एक सिंध असेंबली की एक सीट है PS 114। बिल्कुल। तो एक 256 में तो एक जो MQM की सीट है जी, और इसमें मोहम्मद जुबैर खान जो PTI के हैं उन्होंने इसको चैलेंज किया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। बिल्कुल। और यहाँ NA 258 जो है ये अब्दुल हलीम बलोच जीते हैं जो मुस्लिम लीग नून के। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के। उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के साहब हैं अब्दुल रज़ाक राजा, जिन्होंने चैलेंज किया है इसको। जी बिल्कुल। और PS 114 में अरफानुल्लाह मरवत साहब जीते हैं। अरफानुल्लाह मरवत आपको पता, बड़े मशहूर आदमी हैं। बिल्कुल। वो अपने जनाब गुलाम इसाक खान साहब के दामाद। अच्छा, अच्छा। और उनकी शोहरत यह हुई थी, क्या क्या मुकदमे उस वक्त बने थे, वीना हयात केस हुआ था, क्या क्या इल्जाम लगे थे। बहरहाल सियासत एक इल्जामात का खेल है। अरफानुल्लाह मरवत साहब जो हैं वो वहाँ सूबाई असम्बली के रुकन है और रऊफ सदीकी साहब जो है उनके मुकाबले में, तो उन्होंने उसको चैलेंज किया है। तो अब बाज पोलिंग स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया है ट्रिब्यूनल ने, ठीक है, और भेजा है नादरा के पास हाँ, कि आप इनका ऑडिट कर दीजिए, थंब ऑडिट, ठीक है, कि अंगूठे बता दीजिए कि किसके हैं। ठीक। अब वो इस वक्त ऑडिट हो रहा है और हमारी इत्तलात के मुताबिक, क्या कहते पहले कोई क्या खबरें कौन ला, हुदूद लाता था जी। पता नहीं, फिर हुदूद भी रिटायर हो गया। तो कल नादरा के दफ्तर में जो उनके चेयरमैन साहब हैं उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की है, हलफ उठवाया राजदारी का। अच्छा। उन तमाम लोगों से ठीक, जो इस एक्सरसाइज में शरीक होंगे और वोटों की गिनती होगी, ऑडिट होगा सारा उनका, कि वो किसी को बताएंगे नहीं, कि किसी को बताएंगे नहीं, किसी से राब्ता नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा है वजारत दाखिला से भी कि हमें पुलिस जो है उसकी सिक्योरिटी भी फराहम की जाए, अच्छा, ताकि कोई चिड़िया पर ना मार सके, हुदूद भी ना मार सके। तो बहरहाल अब ये जो है 10 रुपए फी वोट के हिसाब से वो चार्ज करेंगे। अच्छा। अब जो साहब ये ऑडिट चाहते होंगे, हाँ, उनको वो पैसे जमा कराने पड़ेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में।
या कमीशन में, ठीक है, और या फिर वो नादरा के पास, बिल्कुल, जिस तरह भी होगा सिस्टम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल हुक्म देगा, नादरा पैसे वसूल करेगी और इतने वोटों के अंगूठे चेक करने हैं और अंगूठा जो है वो चेक कर लेगी। लेकिन शामी साहब, जो वोटों का डिफरेंस है वो खासा बड़ा है। अगर मिसाल के तौर पे 256 में देखें तो जीतने वाले कैंडिडेट के 1,51,000 वोट, अगर जो MQM के हैं, लेकिन जुबैर खान साहब के 69,072 वोट। ठीक है, अब देखने ह्यूज डिफरेंस है। ह्यूज डिफरेंस तो ज्यादा या कम, असल बात ये नहीं, असल बात यह कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बाज पोलिंग स्टेशनों के देखा होगा ना कि भैया इतनी परसेंटेज हाई कैसे हो गई वोटों की। बिल्कुल, यानी हमारे यहाँ तो 90% और 95% तक के बाज पोलिंग स्टेशन पे वोट पड़ जाते हैं। तो ये सारे अंगूठे के कमालात होते हैं। ठीक, एक ही अंगूठा वो लगाता चला जाता है निशान। अच्छा, अब ये पकड़ा जाएगा कि वो कौन सा अंगूठा था कारीगर जो 200-300 बैलेट पेपर्स पर लग गया। ठीक है, और फिर ये, अच्छा मैं समझता हूं अगर ये सरकारी अफसर है कोई तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, इसको नौकरी से निकाल देना चाहिए और सजा भी देनी चाहिए कैद की। बिल्कुल। और अगर ये कोई आम वोटर है तब भी कैद होनी, कम से कम मेरा ख्याल है जब तक हम कम से कम 5 साल कैद नहीं रखेंगे ना ये जाली अंगूठा लगाने वालों पे या जुर्म, तो उस वक्त तक काम चलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें हमारे यहाँ ये मजाक बन के रह गया, अंगूठा जो है लगाना, जाली वोट देना, डराना धमकाना, रिगिंग करना, गिनती में हेराफेरी करना, हमारे यहाँ किसी शख्स को कोई हिजाब ही नहीं रहा। अच्छा शम्स साहब, अब ये कराची से सिलसिला शुरू हुआ और कराची में बड़े लोअर लेवल पे ट्रिब्यूनल्स ने ही खुद कहा है कि आप करवा दें। ये फैसला ट्रिब्यूनल्स ही को करना है। जो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट से, जी, तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब यही था कि भाई आप ट्रिब्यूनल्स के पास जाएं और वहां से अपना मुकदमा लड़ें और फिर ये अपना ऑडिट करवा लें। गोया अब वो जो 122 NA 122 यानी अयाज सादिक साहब वाली सीट या 125 जो साद रफीक साहब वाली सीट है, हम तवक्को रखें कि उस पर भी इस रस्म के कुछ असरात आएंगे। अब ट्रिब्यूनल के ऊपर है, फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, जिसका चाहे वो ऑडिट और करवा इमरान खान की तवानाई पे भी मुनसिर है। देखिए उनकी तवानाई तो काफी है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन असल इस वक्त तो बात यह है कि वो जो मुतालबा कर रहे हैं अब उसके पूरा होने के, उसी तरह का मुतालबा पूरे होने के, यानी कमा हक़्क़ो पूरा होने के आसार पैदा हो गए। अच्छा, और अगर वो अपना मुकदमा ठीक तरीके से लड़े तो मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं कि ऑडिट ना हो। शामी साहब, लेकिन अब अगर मिसाल जैसे इकबाल मोहम्मद अली खान है, अब अगर यहाँ पर कोई भी जाली वोट निकलते हैं और जो रिजल्ट्स को तब्दील कर सकता है तो उनकी तादाद हजारों में होगी। तो हमें इसमें तो उसके बाद कराची के रिजल्ट्स को हम कहाँ रखेंगे? कुछ नहीं, इसी पे ऑडिट कर लेंगे पूरा। ये तो तय होने देना, पता लग जाए ना भाई ये क्या वजह है कि इतने बड़ी तादाद में को 80% 85% वोट पड़ गए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में या किसी पोलिंग स्टेशन पर, तो क्यों पड़े? ठीक है, ये मालूम होना चाहिए ना। अगर ये जेन्युइन वोट है ठीक है जी। तो शम्स साहब अगली खबर की तरफ चलते हैं, विच इज आटा। नहीं, आटा तो देखे, आटे का बहरान तो पैदा हुआ। मैं तो अभी तारक बच्चा साहब हमारे जो है वो फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे बात कर रहा, वो कहते हैं जी जो 1100 रुपए 1150 रुपए कीमत रखी है हुकूमत ने, कीमतें खुद रखी ना गंदुम की, वो कीमत बड़ी कम है, हमें तो घर में पड़ती है इतने में गंदुम। कहते हम तो GST जगह जगह लगी जा रही है, पेस्टिसाइड्स जो है उन पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है, अब इंपोर्ट की जा रही है, वहां गैस नहीं दी जा रही, बेशुमार मसाइल हैं। ट्रैक्टर्स की कीमत बढ़ गई है, ऑयल की कीमत बढ़ गई है, ट्यूबवेलों का खर्चा बढ़ गया जी। तो अब वो कहते हैं कि वो कीमत हमें तो 1150 में गंदुम पड़ती है घर। अगर आप गंदुम की कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो आप आटे के बहरान में मुब्तला रहेंगे। अच्छा, एक बात तो ये ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो पंजाब के वजीर है बिलाल यासीन साहब, जी, उनसे मैंने खुद कुछ करने की कोशिश की थी। अच्छा, तो उन्होंने जो बताया, उन्होंने बताया कि भाई अब ये कीमत जो है काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, गंदुम रिलीज करेंगे और ये 785 रुपए में एक जो मेरा ख्याल 20 किलो का थैला जो है 785 रुपए में 20 किलो का थैला जी, होगा 20 किलो का थैला, हाँ, वो अवेलेबल होगा। और इसमें सब्सिडी देंगे टारगेटेड। अच्छा, क्योंकि हुकूमत में एक गंदुम की कुछ शॉर्टेज भी हुई है, ठीक, पैदावार में कमी हुई है। अब जो तारक बुच्चा साहब कहते हैं उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं लोगों ने एक तो बेचना भी मुसीबत हो जाती है। कई मेरे अजीजों अकारब भी हैं जो किसान हैं, उन्होंने कहा कि हमने तो गंदुम इस दफा बीजी ही नहीं, तो कौन मिन्नतें करे सरकारी हुकाम के आप खरीदते रहें, और वो खरीदते भी कैसे हैं, बीच में मिट्टी मलवाते हैं लोगों से, पैसे मांगते हैं, हिस्सा लेते हैं। क्या क्या एक मसला हो, बड़ा गंदम की शॉर्टेज है, गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी,
और हुकूमत जो है वो उसको रिलीज करने में जरा हिचकिचा रही थी। ठीक। तो गंदम आपको रिलीज करनी पड़ेगी और शायद इंपोर्ट भी करनी पड़ जाए जी। और इस वक्त तो दुनिया में गंदम की कीमतें बढ़ी हुई हैं। अच्छा। हाँ जी। और एक आयरलैंड की मैं देख रहा था, आयरलैंड में भी डबल रोटी की कीमत कहीं से कहीं चली गई है। ठीक। तो अब ये एक सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। अब वो कह रहे हैं जी, पंजाब वाले कहते हैं हमने टारगेटेड सब्सिडी देंगे। तो टारगेटेड सब्सिडी ये है कि 5 अरब रुपए कहते हैं कि वो रखे हमने इस काम के लिए, अगर है तो ऊंट के मुंह में जीरा। क्योंकि गरीबों को आप कम वसीला लोगों को सस्ता आटा देंगे, अब वो कम वसीला लोगों की फहरिस्तें बनेंगी। अंग्रेज के दौर में तो एक राशन का निजाम हुआ करता था जो जंग से शुरू हुआ था, बाद में भी बहुत अरसे तक जारी रहा। पता नहीं राशन सिस्टम करना पड़ेगा फिर, क्योंकि जो गरीब लोग हैं जिनकी आमदनियां कलील हैं उनको फिर टोकन देंगे आप या राशन देंगे या क्या देंगे, तो कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा। ऐसा इंतजाम जो कि उन लोगों को रिलीफ मिले जिनको उसकी जरूरत है। लेकिन शामी साहब 40 रुपए फी केजी आटा, फी किलो आटा, ये क्या हमारे जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनके अगेंस्ट नहीं, बंदों को अजाब में मुब्तला करने वाली बात नहीं? देखिए, अब तो कीमत जो है, अब तो आपकी जो कम से कम उजरत है वो 9,000 तक चली गई है जी। अब उसका क्या फायदा हुआ? क्या फायदा? आटा इतनी बेसिक नेसेसिटी है। देखिए, हमारे ईरान में तो आटा जो है उसको रोटी की कीमत को बहुत कंट्रोल किया है और बहुत कम कीमत है रोटी की। इसी तरीके से अब इंडिया है, इंडिया में भी कोई 80 करोड़ के करीब जो आबादी है ना, उसको सब्सिडी दी जा रही है, आटा सब्सिडाइज दिया जा रहा है और 2 रुपए केजी के एतबार से। अच्छा। और 2 रुपए पे। ठीक है। तो ये आटा जो है उन गरीब लोगों को, बिल्कुल, तो हमें भी कोई ऐसा निजाम बनाना पड़ेगा कि अमीर लोगों से लिया जाए और गरीबों को सब्सिडी दी जाए। बिल्कुल। और ताकि आटे की कीमत जो है उन लोगों के लिए कम हो सके। रोटी जो है ना, उसको तो सस्ता होना चाहिए, सस्ते से सस्ता जी। अब वो कैसे हो भाई? गरीब लोगों को तो सस्ती रोटी ठीक है, 4 रुपए की 5 रुपए की भी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर अमीर भी उससे फायदा उठाना शुरू कर दे तो फिर नुकसान हो जाएगा। शाम साहब, कुछ सवालात ले लें, कल भी हमने छोड़ दिए थे बहुत सारे सवालात फेसबुक पे, और इस वक्त हमारे साथ। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये आटे के बारे में तो हबीब जालिब की बड़ी मशहूर नज़्म है ना। अच्छा। अयूब खां के दौर में आटा महंगा हो गया था जी जी, तो 20 रुपए हो गया था, 20 रुपए मन। अच्छा। तो उसकी हबीब जालिब की नज़्म थी 20 रुपए मन आटा, उस पर भी है सन्नाटा। अल्लाह अकबर। और यहाँ पे 40 रुपए शेर आटा 20 रुपए मन आटे पे हंगामा था ये जी, अब 40 रुपए किलो है। शामी साहब, ये जी ज़िशान अहमद साहब हैं, ये कह रहे हैं कि शामी साहब, फारूक सत्तार साहब से इनविटेशन वापस लेने का मकसद ये है कि पता चल जाए कि कौन कहाँ कहाँ ऑपरेशन होगा। और दूसरे इन्होंने कहा कि वो शामी साहब, ये तो वही बात नहीं, वो आपने जो मिसाल दी थी नानी और खसम वाली, पूरी बात हुई, लेकिन वहाँ इशरतुल अब्बास साहब क्योंकि मौजूद होंगे इसलिए वो मालूम हो जाएगा उनको बाद में कि क्या बातें हुई हैं। लेकिन मैंने तो पहले भी अर्ज किया कि नामुनासिब बात हुई है। लेकिन शाम साहब, ये जो तासुर जा रहा है कि फिर ऑपरेशन होगा तो मुतासरीन की तादाद कहाँ से आएगी, ये तो बात वाज़ेह है। क्या मतलब जब फारूक सत्तार साहब को हम बाहर निकाल रहे हैं तो इससे एक पैगाम ये जा रहा है। नहीं, बाकी तो लोग मौजूद ही है ना, वो ऑपरेशन खुफिया थोड़ी हो रहा है जी। ठीक है, सब चीज जो होगी खुली होगी, यानी उसमें भी वजन पाया जाता है इस बात में कि ये हुकूमत के करने का काम है, हुकूमतों को करना चाहिए। बिल्कुल। और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलकर कर रही। और नवाज शरीफ साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हम सूबाई हुकूमत को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, उसकी जगह लेना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है। अच्छा शाम साहब, एक ये जी सवाल आया है, ये जी सारा खान साहिबा कर रही हैं। सारा खान साहिबा कह रही हैं कि शामी साहब, इस वक्त मीडिया ने सऊदी अरब के खिलाफ कैंपेन चला दी है, इससे क्या तासुर बन रहा है कि क्या शाम के खिलाफ सारी कार्रवाई सऊदी अरब कर रहा है? देखिए, शाम के मामले में बड़ा शदीद इख्तलाफ है हमारे दोस्तों में। जी बिल्कुल है। सऊदी अरब, तुर्की, तमाम अरब ममालिक, मुत्तहिदा अरब अमारात एक तरफ है, ठीक है, और उधर शाम के मामले में रूस और चीन और ईरान एक तरफ है, ठीक है। तो हमारे उधर भी दोस्त मौजूद हैं, उधर भी दोस्त मौजूद, ठीक है। और शाम की हुकूमत, ये हमें नोट कर लेना चाहिए, एक जबर की हुकूमत थी और जाबर हुकूमत थी, उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं हमें। अच्छा। लेकिन मसला सिर्फ यह है कि उसको डील कैसे किया जाए, क्या एक दबाव के जरिए से उसको मजबूर किया जाए,
या फिर जो उसके बागी जो है उनकी इमदाद की जाए, ये इसमें हमने कल भी अर्ज किया था कि पाकिस्तान जो है वो इसको कोशिश करनी चाहिए कुछ बीच बचाव कराने की, ठीक, क्योंकि दोनों दोस्त जो हैं दोनों तरफ के उनके हाथ पकड़े जाएं। मगर बात हमारे मीडिया के जो लोग हैं उन्होंने इसमें थोड़ा तजावुज शुरू कर दिया है, जो दस्तूर की भी खिलाफ वर्जी है और हमारे पाकिस्तान के मफादात की भी। अच्छा, और देखिए एक किस्में हमारे पास भाई जो हैं वो अब आ गए जनाब टीवी पे बैठ के, और वो सऊदी अरब को और सऊदी खानदान को जली कटी सुना रहे हैं। तो मैं उनसे बसत अदब अर्ज करूंगा, ये एक मामला बैनुल अक़वामी है और ये सियासी है, पॉलिटिकल इशू है, मसलकी इसे मसलकी और फिरका वाराना इशू ना बनाए। अगर आप सऊदी अरब पर बेलगाम गुफ्तगू करेंगे तो फिर यहां ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो दूसरों के बारे में ये गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल। और सऊदी अरब से हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई खसूसी नौयत के हैं, ठीक, और हम उनके साथ हमारी दोस्ती बेमिसाल है, और ईरान जो है उसके मफादात के खिलाफ भी हम कोई काम करना नहीं चाहते। तो ये पुल सरात पर चलना है, मीडिया को खुद वजारत खारजा नहीं संभालनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, और अपने आप को काबू करना चाहिए। शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो कल फिर आपसे तो कराची में आप तो कराची में होंगे, कराची से बात करेंगे, कराची से आप बात करेंगे, और मैं यहाँ पे बैठा सवालात आपके भी लूंगा और शाम साहब से भी करूंगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।